भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, उन्हें आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम आने वाले समय में अब तो 50 पार्ट डेफिनेटली लेंगे और सीएम जो है वो हमारा ही होगा। हर पार्टी ये आज दावा करेगी, आप जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, और हर पार्टी की ये कोशिश भी रहेगी। कितनी कामयाबी मिलती है, लोग कितना साथ देते हैं, वो समय बताएगा। सभी पार्टियां मुझे लगता है इसी लक्ष्य को लेके चुनाव में कूदेंगी कि यहाँ एक सरकार बने, यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। अब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें कहा है कि यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, हिजाब मैंडेटरी नहीं है। उस पे जो पार्टीज हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। जो धर्म के साथ जुड़ी है उसको एजुकेशन के साथ जोड़ के कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता हर इंसान को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने धर्म की जो है पूरी तरह से पालन कर सके। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो उनका ये एक तरीका रहा है इस तरह से, और चूंकि सोशल मीडिया पे उनकी एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और वो कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आए उसको भुनाया जाए, जिसका फायदा राजनीतिक तौर पर भी उनको मिलता है। और हमने अभी हाल ही के चुनाव में भी देखा कि जहां बात असली मुद्दों की होनी चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां और सारी बातें होनी चाहिए, उनसे हट के एक कम्युनल डिबेट जो है वो शुरू हो जाती है। ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन उन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो थी उसने फिर से विक्ट्री हासिल करी। कैसे देखते हैं? पर अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे और अगर आप एनालाइज करेंगे कि पिछले चुनाव से पहले के एक साल में इन सारे राज्यों में क्या क्या हुआ, उस तरह से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद को हराया। साफ तौर से दिखता है कि उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही संगठन ने उनको हराया। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, और दूसरी काफी सारी सीटें लगभग 70-80 के करीब ऐसी थी जहां बिल्कुल नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन आज एक ऐतिहासिक फैसला जो है कर्नाटका हाईकोर्ट ने लिया है, वो क्योंकि रिव्यू पिटीशंस जो थी वो दायर की गई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें हिजाब का जो बैन लगाया गया था उस पर कहा जा रहा था कि परमिशन दी जानी चाहिए, लेकिन उसे सिरे से खारिज करते हुए फैसला जो है हाईकोर्ट ने सुना दिया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा अपनी पार्टी इसे कैसे देखती है। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है और हिजाब एक कंट्रोवर्सी बन गया था, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो काफी विवाद ही देखने को मिले। अब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें कहा है कि यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, हिजाब मैंडेटरी नहीं है, और उसे आप पहन के कॉलेज में या स्कूल में नहीं जा सकते। कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का फैसला है, और मुझे लगता है उन्होंने कुछ तथ्यों को सामने रखते हुए फैसला लिया होगा। पर हमारा ये मानना है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो किसी भी धर्म के से जुड़ी हुई जो हो, उसका एक आज़ादी इस देश का संविधान देता है उसको उस रिलीजियस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने की। और ये हम सब जानते हैं कि जैसे चुनाव पास आए थे और उस तरह से जिस तरह से इस मुद्दे को दोनों ही पक्षों द्वारा तूल दी गई, और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक राजनीतिक कारण नज़र आता है, जिसपे एक क्लियर डिवीज़न जो है का फ़ायदा एक पार्टी विशेष को होता है और उसी को लेके भुनाया जाता है। और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है, मुझे लगता है कुछ तथ्यों के आधार पे दी होगी, पर जहाँ पे यूनिफॉर्म का हिस्सा वो नहीं है, और अगर मुझे लगता है उसको खारिज नहीं किया हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि जहाँ यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि हिजाब जो है इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। मुझे लगता है उस पर जो पार्टीज़ हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। पर ओवरऑल किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को एजुकेशन के साथ, मुझे लगता है किसी भी धार्मिक ऐसी चीज़ को जो धर्म के साथ जुड़ी है उसको एजुकेशन के साथ जोड़ के कोई विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हर इंसान को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने धर्म की जो है पूरी तरह से पालन कर सके। लेकिन जैसे ये डिसीजन आया है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक झंग सी दिख रही है, क्योंकि कुछ पक्ष जो इसके पक्ष में थे और वो उसका विरोध कर रहे हैं कि होना चाहिए था, डिसीजन जो है वो गलत लिया गया है और इस्लाम के खिलाफ ये डिसीजन दिया गया है। लेकिन वही कुछ लोग जो हैं वो इसको जो है वो पक्ष में हैं और वो कह रहे हैं कि सही फैसला लिया गया और हम इसका वेलकम करते हैं। एक जंग जैसा माहौल जो सोशल मीडिया पर देख रहा है, वो ट्रेंडिंग चल रहा है ये टॉपिक इस समय। देखिए, हमने ऑब्जर्व किया है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो उनका ये एक
तरीका रहा है इस तरह से। और चूंकि सोशल मीडिया पे उनकी एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है और वो कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा सामने आए उसको भुनाया जाए, जिसका फायदा राजनीतिक तौर पर भी उनको मिलता है। और हमने अभी हाल ही के चुनाव में भी देखा कि कहीं ना कहीं जहां पोलराइजेशन होती है, जहां इस तरह की बातें आती हैं उत्तेजित करने वाली, उसका फायदा दोनों पक्षों को होता है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, पर वो भी संगठन जो कट्टरपंथी इस्लाम के साथ जुड़े हैं उनको भी इसका फायदा होता है। तो ये कहीं आम आदमी इस पूरी बहस में कहीं होता ही नहीं है। और ये एक राजनीतिक मुद्दा बनके, और जिस तरह से आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है और फिर दोनों तरफ की ट्रोल आर्मीज अपने अपने स्टैंड ले लेती है, तो मुझे लगता है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहां बात असली मुद्दों की होनी चाहिए, जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, जहां और सारी बातें होनी चाहिए, उनसे हट के एक कम्युनल डिबेट जो है वो शुरू हो जाती है। और सोशल मीडिया पे की वजह से एक जो सुहास का माहौल है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं इससे बिगड़ता है और इसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको होता है। क्या लगता है, जैसे आपने खुद कहा कि अब पार्टीज जो हैं वो विचार विमर्श करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, उसमें आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी जो है वो हो सकती है? नहीं, वो तो एक धार्मिक मुद्दा है। वो जो लोग इसका असर तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। पिछले दिनों जब वहां पे विवाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी प्रदर्शन जो थे हिजाब को लेकर देखने को मिले थे, पुलिस और आम लोग जो स्थानीय लोग थे वो भी आमने सामने थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस पे स्टैंड क्लियर किया है। अल्ताफ बुखारी साहब ने भी इसके बारे में कहा है, और हमारे बाकी सीनियर लीडर्स में, कि जो धार्मिक मुद्दे हैं उन पे वो हर एक इंसान को जो इस देश का नागरिक है उसको हक है अपने धर्म का पालन करने के लिए। पर जिस तरह से ये उत्तेजना पैदा करने के लिए इन मुद्दों को भुनाया जाता है, वो कोई एक मुझे नहीं लगता एक राजनीतिक बहस होनी चाहिए। और अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना भी मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। पर ये जो धार्मिक दल है वो उसको अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए चलाएंगे और उसको भुनाएंगे। जी, चलिए 5 राज्यों के जो चुनाव रहे उसमें एक ऐसी पार्टी जिसे आज कांग्रेस का विकल्प कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब में एक तरफा उसमें कहूं क्लीन स्वीप उसने कर दी और 92 सीटें जो है वो जीत कर आ गई। असेंबली के इलेक्शंस की बात करें, वही 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए एक बार फिर से नजर आई। बड़े सारे मुद्दे थे और आम लोगों के बीच में जाएं तो नाराजगी साफ तौर पर थी। बड़े सारे फैक्टर्स भी कहे जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, 2 साल में जिस तरीके से बेरोजगारी हुई और जिस तरीके से बिजनेस क्लास को साफ इफेक्ट हुआ, ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन उन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो थी उसने फिर से विक्ट्री हासिल करी। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विक्ट्री ज़रूर हासिल करी, उत्तर प्रदेश में भी करी, उत्तराखंड में भी करी, और कहीं ना कहीं पंजाब में उनका सफाया हो गया। और एक नया जो राजनीतिक दल है जो पिछले काफ़ी समय से पंजाब में काम कर रहा था, वो वहाँ जीत के आया। पर अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे और अगर आप एनालाइज करेंगे कि पिछले चुनाव से पहले के 1 साल में इन सारे राज्यों में क्या क्या हुआ, उस तरह से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद को हराया। पंजाब में भी खुद को हराया, उत्तराखंड में भी खुद को हराया, और जिस तरह से फेरबदल हमने नेतृत्व में वहाँ देखा, और किसी भी एक लीडर के पीछे पार्टी पूरी तरह से खड़ी नहीं हुई, वो एक बड़ा कारण रहा पंजाब में किस तरह से जो चुनाव ये हार गए। और उत्तराखंड में भी हमने देखा कि वहाँ भी जो बड़े नेता थे उनकी आपस में खींचातानी चल रही थी। अभी उसके हार के बाद जो बयान भी वहाँ की लीडरशिप के सामने आए, उसमें भी ये साफ तौर से दिखता है कि उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही संगठन ने उनको हराया। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, और दूसरी काफ़ी सारी सीटें लगभग 70-80 के करीब ऐसी थी जहां बिल्कुल नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और उसका एक बड़ा कारण भी ये है कि वो एक बड़े संगठन के रूप में कार्य करते हैं और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक उनके कैडर और उनके जो एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, तो एक संगठित तौर पे कार्य करते हैं और बूथ लेवल मैनेजमेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टीज हैं उसमें कहीं कमजोर पड़ जाती है। कांग्रेस का तो नामो निशान उत्तर प्रदेश से हट गया, वो भी इसी कारण था कि वहाँ संगठन था ही नहीं। और जो संगठित पार्टीज भी थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी, बसपा का रोल भी हम सब जानते हैं, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पर ये जीत जो है मुझे लगता है थोड़ी खटास के साथ भी आई है। मीडिया इनके पास है, ये मैनेज करते हैं उसको दिखाने में, पर आप देखिए पंजाब में इतनी कोशिश के बाद भी बिल्कुल इनका सफाया हो गया।
वहाँ बिल्कुल वाइप आउट हो गई भारतीय जनता पार्टी। और उसके पीछे हम सब डालते हैं कि किसानों का जो आंदोलन रहा उसका कारण था। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस देश में अब आज भी ऐसे मुद्दे जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे सवाल किए जाने चाहिए सरकारों से, चुने हुए नुमाइंदों से, उससे हटकर हम फिर ऐसी कंट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं और ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं कि जिससे कम्युनलाइज माहौल हो जाता है। और अब चुनाव के सही बीच में एकदम से हिजाब का एक मुद्दा आना और उसको इतना भुनाया जाना दोनों ओर से, और उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता है। जम्मू कश्मीर पर आते हैं, क्योंकि अब चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर में बजेगा। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और समय बड़ा कम दिया गया है और फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी, ऑलरेडी में आ जाएगी। अब अमित शाह जिस तरीके से नेशनल प्रेसिडेंट उनके भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पहुंचे, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितना भी यहाँ पर नेतृत्व है उनको काफी ऊर्जा मिली है पंजाब इलेक्शन से, और वो कह रहे हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वही विकास मॉडल, वही जो रोड मैप हमारा दिल्ली के अंदर था जिसके हमने पंजाब में विक्ट्री ली, वही पंजाब में भी लागू होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमने आपसे कई बार बात करी, आपके कई प्रवक्ताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि हम भी बिजली और पानी जो है इतने यूनिट जो है वो फ्री में हम भी जाएंगे। लेकिन क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी भी आती है, हालांकि एक तरफा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, उन्हें आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम आने वाले समय में अब तो 50% डेफिनेटली लेंगे और सीएम जो है वो हमारा ही होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन तमाम पार्टियों में उभर कर निकलेगी, जनता विश्वास करेगी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा और उन लोगों के अंदर भी ऊर्जा का संचार बढ़ चुका है बाकी पार्टी की बात। देखिए, चुनाव का माहौल है, हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और यहाँ एक चुनी हुई सरकार आए। जो पिछले कुछ सालों से, जब से यहाँ सरकार गिरी उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा, एलजी साहब आए, यूटी बनाया गया, तो सबसे बड़ा सफरर यहाँ जो रहा वो कॉमन मैन रहा, आम आदमी रहा। तो आम आदमी की आवाज उठाने के लिए यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, और चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, सभी पार्टियां, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी उसमें शामिल है, हम पूरा जोर लगाएंगे। हर पार्टी ये आज दावा करेगी, आप जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, और हर पार्टी की ये कोशिश भी रहेगी। कितनी कामयाबी मिलती है, लोग कितना साथ देते हैं, वो समय बताएगा। पर एक पूरी ऊर्जा के साथ मुझे लगता है जिस तरह से नई पार्टियां भी जो जम्मू कश्मीर में उभरी हैं और आने वाले समय में उभरेंगी भी या आएंगी भी, सभी पार्टियां मुझे लगता है इसी लक्ष्य को लेके चुनाव में कूदेंगी कि यहाँ एक सरकार बने, यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, और कोशिश करेंगी। और हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारे पास एक एबल सशक्त नेतृत्व है, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छी पैठ रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो बाकी राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें नेशनल पार्टीज हों, रीजनल पार्टीज हों, वो भी कोशिश करेंगी। पर मेन जो हमारा एक थ्रस्ट जो रहा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, जब से आर्टिकल 370 टूटने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, कि यहाँ की चुनी हुई सरकार, बाहर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ आके राज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, उनसे निजात मिले। यहाँ के लोकल लीडरशिप जो है वो यहाँ की बागडोर संभाले, ताकि यहाँ के लोगों के जो आम आदमी है उसकी जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, उसका निवारण हो सके। 12,000 पीडी के डेली वेजेस जो हैं उन्हें परमानेंट किया है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब शेयर उन्हें को मिलेगा, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार और एलजी उन्हीं के दिन आते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी बचे उनका क्या कसूर था, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया, जनता सवाल। जहां फिर उन्हें जब चुनावी बिगुल बजेगा तब उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा, ताकि उन लोगों को भी उस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके वोट बैंक की राजनीति के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा ये मानना है ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये इंसानियत की बात है। जब पिछली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, उस समय भी ये एक मुहिम चली थी और कोशिश हुई थी कि इन सारे जो डेली वेजेस हैं उनको परमानेंट किया जाए। कई साल से वो लोग डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट की थी, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट की थी, और आम आदमी को सहूलियत पहुंचाने में, चाहे अनइंटरप्टेड बिजली हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, तो उन लोगों से काम लिया गया, और कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनको परमानेंट ना किया जाए। अब आपकी बात वो है कि कौन सी आज श्रेय भारतीय जनता पार्टी को उसमें जाता है, क्योंकि उन्होंने आज ये बिजली के महकमे के साथ
ये कदम उठाया और उनको परमानेंट किया। और हम, क्योंकि उनकी सरकार है, और हम उनसे फिर आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि जो पीएचई के डेली वेजर है, मेरा तो कहना है कि जितने भी डेली वेजर जो इतने सालों से, जो एक 20-20 30-30 साल से डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन हैं, जो डिजर्व करते हैं और जो उस दायरे में आते हैं, उन सबको पक्का किया जाए, ताकि वो भी अपने परिवार का जो है पालन पोषण ठीक तरीके से कर सके। क्योंकि आप डेली वेज में जानते हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और उस सैलरी में अपने परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। और वो लोग ऐसे हैं जो हमको, जब गर्मी होती है, तूफान आता है, बिजली खम्भों पे चढ़ के बिजली ठीक करना, पानी चलाना, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो ऐसे ही हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जितने आप देखें आज सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी किया। अब वो लोग जो हैं, जो सफाई रख रहे हैं, जिनकी वजह से हम एक स्वच्छ माहौल में घूमते हैं, और वो एनजीओ के साथ 6-6 7-7 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, कहाँ से वो अपने जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उन सबके प्रति भी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो। एक जो पोस्ट निकलती हैं, जो हैं, उन वैकेंसीज की जगह उनको लगाया जाए, और एनजीओ को भी ऐसा आदेश हो कि वो एक मिनिमम वेजेस जो हैं, जो अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट इन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया यूटी बनने के बाद भी, जो सोचा गया था और जो मांग भी उठी है, तो तमाम, चाहे वो सफाई कर्मचारी भाई हों हमारे, चाहे पीएचई के डेली वेजर हों, चाहे और हों, सबको मुझे लगता है सरकार को, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 370 टूटने के बाद यहाँ माहौल बदलेगा, वो हमको बदलाव नज़र नहीं आया। नज़र आया तो ये नज़र आया कि बाहर से आके लोगों ने हमारे जो खनन माफिया आया, या लिकर माफिया आया, या अब बिजली को प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, तो तमाम तरह से कोशिश हुई कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज आउटसोर्स कर दिए जाए। तो उसके विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही, और हम चाहेंगे कि इन सब लोगों को जो है इनका जायज़ हक मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा थे, आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। सीधी बातचीत करी है, क्योंकि अब माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत का शुरू हो चुका है, और चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हलचल जो है वो नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, बाकी तमाम रीजनल पार्टीज के खेमे में, इसे साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं आला कमान के आदेश तो आए होंगे कि आप लोग सतर्क रहें, कभी भी चुनावी बिगुल जो है वो बच सकता है। लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो क्या चाहती है, उनके दिलों में क्या है, वो किसको वोट डालेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, आपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने बाहु एक्सप्रेस पर। इधर उरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।